हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। आप देख रहे हैं फिज़िक्स मॉम एजुकेशन चैनल और बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स का। आज का है अपना लेक्चर नंबर 13 और आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेगुलर बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। देखो बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे फार्मूलेज मैंने आपको बताए, अलग अलग बॉडीज़ के फार्मूलेज बताए, मैंने आपको टेबल भी ड्रॉ करके दिया है और आपके टेक्स्ट बुक में भी एक टेबल दिया है चैप्टर के एंड में। तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला उन्होंने दिया है वो फार्मूला बस कुछ बॉडीज़ के लिए ही एप्लीकेबल है। तो कौन सी बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है? जो बॉडीज़ उन्होंने दी है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो उसमें रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स था वो बॉडीज़ का, और दैट एक्सिस इज़ अबाउट देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये दो ड्रॉबैक्स है उसके कि वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला दिया है वो हम लोग सिर्फ दो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो वो बॉडीज़ अगर रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप की हो तभी। रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप मतलब एक तो हमने सर्कल लिया है या फिर ऐसे ट्रायंगल लिया है या फिर डिस्क ली है, मतलब यहाँ पे ये जो शेप है ये रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप है। अगर बॉडी ऐसी है तो उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। और ये जो एक्सिस है वो एक तो यहाँ से पास हो रहा है, नहीं तो डायमीटर अलॉन्ग डायमीटर पास हो रहा है, तो यहाँ पे सेंटर या फिर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मतलब दैट एक्सिस इज़ अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो उसके लिए ही वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला एप्लीकेबल है। तो अगर मैंने ये एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, मतलब यहाँ पे सपोज़ ये जो एक्सिस है मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग मिलेगा। या फिर मतलब एक तो या इस एक्सिस से पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर शिफ्ट कर दिया ऐसे, तो उसके लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग मिलेगा। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा वो निकालने के लिए हम दो थ्योरम यूज़ करने वाले हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आज हम लोग उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है और इसको अप्लाई कैसे करना है। लेकिन ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले हम लोग वो कंडीशंस देखेंगे। तो कंडीशंस देखो क्या है। तो इसमें पहली कंडीशन है ऑब्वियसली ये रहेगी, वी नीड टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये एक बॉडी है और इस बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, वन ऑफ देम पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। दो एक्सिस रहेंगे तो उसमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए और दूसरा जो एक्सिस है वो इसको पैरेलल होना चाहिए। एक तो इस डायरेक्शन में रहेगा या फिर इस डायरेक्शन में रहेगा, कौन सी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन दूसरा एक्सिस जो है वो इस सेंटर ऑफ मास से जो पास हुआ उस एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली कंडीशन है वी नीड टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंड वन इज़ वन ऑफ देम पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ऐसी बॉडी जो रोटेट हो रही है, ऐसी बॉडी पे ही हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है उसकी कंडीशंस। अब देखते हैं कि ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एग्जैक्टली है क्या और इसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो ये थ्योरम कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो भी मैं लेने वाली हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो देखते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो देखो यहाँ पे हमने एक इरेगुलर शेप की बॉडी कंसिडर की है। कंसिडर करते हैं ये उसका सेंटर ऑफ मास है, दैट इज सपोज टू बी इट इज़ डिनोटेड बाय सी। तो ये सेंटर ऑफ मास में से एक एक्सिस पास हुआ और दूसरा एक्सिस उसको पैरेलल है जो कि यहाँ से पास हुआ है। तो हम लोग इसको कुछ तो भी नाम देते हैं। सपोज मैंने इसको नाम दिया ए एंड बी, इसको नाम दिया
M एंड P। तो यहाँ पे ये दो एक्सिस है MOB, सॉरी P चाहिए यहाँ पे, MOP एंड ACB बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दो एक्सिस है और जो कंडीशन है अपनी, दोनों पैरेलल होने चाहिए और उसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, मतलब दोनों भी यहाँ पे वैलिड है। तो अभी हम लोग अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस। सबसे पहले उसका स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो अभी यहाँ पे देखो, मैं एक एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करती हूँ। सपोज़ एक स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया, तो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया हमने। सपोज दैट एलिमेंट इज़ डी पॉइंट पे स्मॉल एलिमेंट है जिसका मास है dm, और ये एक्सिस के अलोंग हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे IC, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और ये एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे हम लोग IO। तो हमें IO निकालना है। अगर हमें बॉडी इस एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना। तो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया, दैट मास ऑफ दैट एलिमेंट इज सपोज टू बी dm। तो कंसिडर करते हैं, लेट m, कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो पूरी बॉडी है इसका मास हमने m कंसिडर किया है, और इस बॉडी का एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, उसका मास हमने dm कंसिडर किया, मास ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो द वन कंडीशन हियर, दैट डिस्टेंस इज सपोज टू बी h। सो h इज़ वॉट, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो अभी चलते हैं कि इसका सेंटर ऑफ IO का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये बातें आपको क्लियर है, होप सो। देखो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट का दो एक्सिस हमने कंसीडर किए, एक जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और दूसरा जो है उससे h जितने डिस्टेंस पे हमने रखा है, तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, द मास ऑफ दैट एलिमेंट इज़ dm। पहले हम इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे, उसके बाद पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट करके हमें निकालना होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इस एलिमेंट की ओर 90 डिग्री, ओके। और इस पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, और इस पॉइंट को भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, और इसको हम लोग नाम देंगे n, इस पॉइंट को। तो देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो DNC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा DNO, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूटिलाइज करेंगे ही कहीं पे। तो अभी देखते हैं सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एलिमेंट अबाउट दिस एक्सिस, पहले ये देखते हैं, और देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एलिमेंट अबाउट दिस एक्सिस, दोनों के लिए। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो पहले हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सिस ACB के लिए क्या मिलेगा हमें। देखो इस एलिमेंट का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे DC ये डिस्टेंस है, मतलब r² की जगह पे हम क्या लेंगे, DC², और मास उसका dm ही है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या लिया है, IC। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सिस ACB IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DC² dm, ओके। उसके बाद लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सिस, दूसरा एक्सिस कौन सा है, MOP। फॉर एक्सिस MOP इज IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, डिस्टेंस क्या है इस एलिमेंट का यहाँ से, दैट इज DO² dm, सॉरी दिख नहीं रहा यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सिस MOB इज इक्वल टू IO दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DO² dm। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिले। सपोज मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसको यही IO ही हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप IO ऑब्जर्व करो, IO इज इक्वल टू क्या है, DO।
तो डी ओ को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो हमें ये पाइथागोरस थ्योरम हम इस ट्रायंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर, ये मिलेगा। मतलब डी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर, ये ट्रायंगल के लिए ले रहे हैं हम लोग। तो ये डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर, तो एन ओ स्क्वायर। तो ये डी ओ स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये वैल्यू डाल देते हैं। तो देखो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, आई ओ इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओ स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये डालेंगे डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर। तो डालो डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर इंटू डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ, ओके। तो ये हमें मिला आई ओ इज इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर इंटू डी एम। लेकिन डायग्राम में देखो ये जो एन ओ स्क्वायर है, डायग्राम में देखो ये जो एन ओ स्क्वायर है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक सी ओ और दूसरा एन सी। तो उसकी जगह पे एन ओ स्क्वायर की जगह पे हम लोग सी ओ प्लस एन सी डालेंगे। तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, देखो आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये डी एन स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, डी एन स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे हम लोग डालेंगे सी ओ स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर एंड आउट ऑफ द ब्रैकेट डी एम इज़ ऑलरेडी देयर, यहाँ पे डी एम हमें लिखना ही पड़ेगा। तो उसके बाद ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, सॉरी यहाँ पे सी ओ प्लस एन सी और होल ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, क्योंकि एन ओ स्क्वायर है, मतलब यहाँ एन ओ इज इक्वल टू क्या है, सी ओ प्लस एन सी। तो होल ब्रैकेट स्क्वायर हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई कर दो तो हमें क्या मिलेगा, आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एन स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा प्लस ए स्क्वायर मतलब सी ओ स्क्वायर प्लस टू सी ओ इंटू एन सी प्लस बी स्क्वायर मतलब एन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एन सी स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, और वो डी एम यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद देखो ये एन सी स्क्वायर और डी एन स्क्वायर को एक जगह ला के रखो। आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस ये टू सी ओ डॉट एन सी एज इट इज़ रहेगा प्लस ये सी ओ स्क्वायर और ये डी एम एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर जो है डायग्राम में देखो, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूटिलाइज कर सकते हैं। आई विल शो यू द डायग्राम। तो देखो यहाँ पे हमें मिला है डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, पाइथागोरस का थ्योरम, दैट इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर। मतलब वो डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर की जगह पे हम लोग डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह पे हम डायरेक्टली डी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो आई ओ इज इक्वल टू हमें मिलेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे डी सी स्क्वायर प्लस टू एन सी एज इट इज़ रहेगा इंटू सी ओ, क्या है सी ओ इज़ द एच, डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। सो सी ओ इज़ द एच प्लस सी ओ स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर डी एम। अब हम क्या करेंगे, ये डी एम से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू एच इंटू एन सी इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी ओ स्क्वायर इंटू डी एम।
तो यहाँ पे देखो d c² dm स्टार्टिंग में ही हमने निकाला, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ IC। स्टार्टिंग में ही हमने लिया है, देखो सी दिस इज़ द IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d c² प्लस dm²। तो इसकी जगह पे हम लोग ये IC डाल सकते फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमें मिलेगा IO इज इक्वल टू IC प्लस यहाँ पे 2h में कॉमन निकालती हूँ, बाहर निकालती हूँ, 2h इन ब्रैकेट NC इंटू DM। तो NC इंटू DM का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा, प्लस CO की जगह पे हम लोग h डाल सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ h²। तो यहाँ पे h² हमने लिखा, h² में बाहर निकालती हूँ, h² इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो देखो ये ज़ीरो बन जाएगा, ये पूरी टर्म यहाँ पे हमें ज़ीरो मिलेगी, क्योंकि NC/DM विथ रिस्पेक्ट टू DM है, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा सेंटर ऑफ मास के वहाँ पे। और ये जो है h² इंटीग्रेशन ऑफ DM मतलब क्या, कि अगर बहुत सारे एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को हमने इंटीग्रेट किया होल बॉडी का, तो यहाँ पे होल बॉडी का मास हमें मिलेगा, मतलब कैपिटल M मिलेगा अगर ये इंटीग्रेशन लिया तो यहाँ पे I0 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, IC प्लस ये होल टर्म ज़ीरो हो गई और MH² हमें मिलेगा। मतलब देखो हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलता है, मैं इधर लिखती हूँ। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, IO इज इक्वल टू IC प्लस ये होल टर्म ज़ीरो, मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, और h² एज इट इज़ रहेगा और DM की जगह पे हम m लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा MH²। तो देखो ये जो हमें फॉर्मूला मिला है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस निकाल सकते हैं। देखो वापस एक बार रिवाइज करती हूँ। हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, उसमें हमने दो पैरेलल एक्सिस लिए, एक सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है, उसके बाद इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस h हमने लिया है, और एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका मास dm है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए r² dm वो यूटिलाइज़ किया। तो IC इस एलिमेंट के लिए dc² dm हमें मिलेगा। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस MOB हमें मिलेगा DO² dm। तो यहाँ पे DO² के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने ये फॉर्मूला पुट किया। वो फार्मूला पुट करने के बाद हमें dn² प्लस NO² मिला। NO² अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री यहाँ पे ये दो टर्म्स में स्प्लिट है, तो दोनों की एडिशन करके यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ पे हमें ये टर्म मिली। तो यहाँ पे स्प्लिट करके हमने यहाँ पे वापस इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और वहाँ पे dc² पुट किया। CO यहाँ पे h था, इसीलिए हमने h पुट किया और इंटीग्रेशन सेपरेट करके dm सेपरेट करके फाइनली हमें ये टर्म्स मिली। तो यहाँ पे ये टर्म्स के लिए हम ज़ीरो लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज़ ज़ीरो और इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज़ टोटल मास ऑफ द बॉडी। ये दोनों पुट करके हमें फाइनल फार्मूला मिला। तो वो फाइनल फार्मूला देखो क्या है, दैट इज़ IO इज इक्वल टू IC प्लस MH²। तो ये जो फाइनल स्टेटमेंट है पैरेलल एक्सिस का, फाइनल फार्मूला है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग इस लॉ को, इस थ्योरम को स्टेट कर सकते हैं। कैसे देखो, अभी हम लोग इसका स्टेटमेंट, होप सो आपको ये डेरिवेशन क्लियर होगा, इससे हम लोग इसका स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमने फार्मूला डिराइव किया है उसके ऊपर से हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का स्टेटमेंट बना सकते हैं। क्या स्टेटमेंट है इसका, यहाँ पे क्या है, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH² है। तो इसी के ऊपर से हम इसका स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले तो ये सम है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट का और स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो यहाँ पे इससे हम लोग इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, किसी ऑब्जेक्ट के कुछ कौन से भी एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो क्या रहेगा, इट इज़ द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। जो हमने देखा था दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, और वो कहाँ से पास हो रहा है, and it passes through the center of mass and it passing through the
सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ किसका सम है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कि पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है, एंड और किसका सम है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो यही स्टेटमेंट बनेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass, and the product of mass of an object and square of the distance between the two axes. This is the statement of parallel axis theorem. देखो यहाँ पे एक नोट है, ये जो लॉ है, थ्योरम है पैरेलल एक्सिस का, ये हम लोग 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। तो अभी देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, JEE में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो पहला क्वेश्चन हम 1D ऑब्जेक्ट का सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड हैविंग मास m एंड लेंथ l। तो एक एंड से मतलब यहाँ से वो एक्सिस पास होने वाला है और इसकी लेंथ जो है टोटल लेंथ l दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, इसके सेंटर में रॉड का यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब सेंटर ऑफ मास में सेंटर में ही उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ से एक एक्सिस हम लोग लेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी निकाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो टेबल दिया है उसमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने दिया है। तो देखो सोचो क्या है, ये फॉर्मूलेज अभी आपके लर्न होने चाहिए। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, हमें निकालना है अलोंग दिस एक्सिस, एक एंड से, ये एंड लो या फिर ये एंड लो, कौन सा भी एंड लो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैं ये एंड लेने वाली हूँ, यहाँ से वो एक्सिस पास होगा। तो यहाँ पे ये एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया। देखो ये एक एंड में से एक एक्सिस पास हो रहा है, ये सेंटर ऑफ मास में से ये एक्सिस पास हो रहा है। तो इसको हम IC नाम देंगे, जो सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है, और इसको हम IO मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस इज IO, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस इज IC। तो हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्या है ये, ml² डिवाइड बाई 12। तुरंत आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपका लर्न होना चाहिए अभी। और हमें निकालना है इसका। तो देखो इसकी टोटल लेंथ इन्होंने कितनी दी है, ये टोटल लेंथ है L, तो ये हाफ लेंथ यहाँ पे कितनी रहेगी, L/2, मतलब ये हमें मिल गया H। इसका मास M दिया है, लेंथ L दी है, तो ये H हमें मिला L/2। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या है, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH²। तो यहाँ पे IC क्या है, ml² डिवाइड बाई 12 प्लस m इंटू h² क्या है, L/2 ब्रैकेट स्क्वायर। सो IO इज इक्वल टू ml² डिवाइड बाई 12 प्लस ml², l² 2² इज 4 डिवाइड बाई 4। बेस सेम कर लो। सो IO इज इक्वल टू ml² डिवाइड बाई 12 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, बेस सेम हो जाएगा, ml² डिवाइड बाई 4 3 ज़ा 12, बेस सेम है, ऊपर की एडिशन हो सकती है। 3 + 1 ml² इज़ 4 ml² डिवाइड बाई 12, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, मतलब हमें IO यहाँ पे कितना मिला, IO इज इक्वल टू मिला ml² डिवाइड बाई 3। तो ये फाइनल फार्मूला हमें यहाँ पे मिलता है, मतलब यही हमें पूछा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड। तो ये एंड लो या फिर ये, दोनों का L/2 ही आएगा यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क हैविंग मास m एंड रेडियस r। और उसके ऑप्शंस दिए हैं, A mr²/4, B mr²/2, C 3 mr²/2 एंड D mr²। तो यहाँ पे हमें एक डिस्क दी है, सपोज कंसीडर करते हैं ये वो डिस्क है, ये डिस्क का ये सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास से जो पास होता है वो एक्सिस के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो ये इसकी रेडियस है r
और r/2 रेडियस पे, सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे r/2, ये रेडियस कितनी है, दैट इज़ द r/2 रेडियस पे एक एक्सिस पास हुआ है, इसको हम IO नाम देंगे। तो ये एक्सिस का हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो IC हमें पता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए, बोलो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, टेबल देखा क्या है, mr²/4। यहाँ पे आप तुरंत टिक कर दोगे mr²/4, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए रहते हैं। तो ये mr²/4 नहीं, हमें इसका चाहिए, इसका mr²/4 है, इस एक्सिस के अलॉन्ग mr²/4 है, बट इसके अलॉन्ग क्या है वो हमें निकालना है। उसके लिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूटिलाइज करने वाले हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा, वापस वही IO = IC + mh²। तो IC मैंने क्या बोला यहाँ पे, IC है mr²/4 प्लस m, टेबल देखो हाँ इस फॉर्मूले के लिए, h क्या है r/2, मतलब ये आएगा r/2 और उसका स्क्वायर। तो IO = हमें मिलेगा mr²/4 प्लस mr²/4, 2 का स्क्वायर 4 r², देन दैट इज इक्वल टू 2 mr²/4। तो ये 2 × 2 = 4, हमें मिला IO = mr²/2। ये हमें उसका फाइनल आंसर मिला। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। अब देखते हैं JEE 2011 का एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है, JEE 2011 का क्वेश्चन है, 4 solid spheres each of mass 0.5 kg and diameter √5 cm are kept at 4 corners of square of side 4 cm. Find the moment of inertia about the diagonal of square is n × 10⁻⁴ kg/m², then n is equal to what? The moment of, यहाँ पे फाइन नहीं चाहिए, the moment of inertia about the diagonal of square is n × 10⁻⁴ kg/m², then n is equal to what? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी ये उन्होंने पूछा है। तो ऑप्शंस दिए A = 1, 3, 6 एंड 9, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो ये इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हम लोग सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले देखो उन्होंने क्या किया, 4 सॉलिड स्फीयर्स जो है वो स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे। तो पहले हम स्क्वायर ड्रॉ करके ये 4 स्फीयर्स रख देते हैं, फिर सोचते हैं। तो देखो ये स्क्वायर मैंने कंसिडर किया और ये 4 स्फीयर्स उसके कॉर्नर पे रख दिए, और ये स्क्वायर की साइड जो उन्होंने दी है वो है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और ये सपोज मैंने कंसिडर किया, दिस इज स्फीयर 1, दिस इज स्फीयर 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो ये अलोंग डायगोनल हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये स्फीयर से। तो अभी देखो ये स्फीयर का जो ये एक्सिस पैरेलल एक्सिस में कंसिडर करती हूँ, यहाँ पे इस एक्सिस को पैरेलल ये एक्सिस में हमने कंसिडर किया। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है, इसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, IC = 2/5 mr²। तो देखो ये सेंटर ऑफ स्फीयर के लिए ये फॉर्मूला है, टेबल में देखो। तो ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे ये I3 भी आएगा और I4 भी आएगा, दोनों के लिए, इन दोनों के लिए नहीं आएगा, बट इसके लिए और इसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और इनके लिए हमें बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला है ये दोनों स्फीयर के लिए एप्लीकेबल है। कौन से I3 के लिए और I4 के लिए। तो I3 = I4 = क्या आएगा, 2/5 mr² आएगा। और ये स्क्वायर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें क्या मिलेगा, I = I1 + I2 + I3 + I4। तो इसमें से I3 और I4 की वैल्यू तो आपको मिल गई, इसमें M और R हमें पता है, दिया है न्यूमेरिकल में, बट I1 और I2 हमें निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे I1 और I2 ये दोनों इक्वल आएंगे, I1 = क्या आएगा, I2, और यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या है फॉर्मूला, ये पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये h, इसको हम h कंसीडर करेंगे यहाँ पे, और मास मतलब m। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, IC प्लस mh स्क्वायर। तो यहाँ पे IC इज इक्वल टू क्या है, IC क्या है, दिस इज IC, मतलब थर्ड और फोर्थ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो IC रहेगा। तो हम लोग IC ये पुट करेंगे, बट H हमें निकालना है, ये H है। तो H कैसे निकालोगे आप लोग, देखो पहले हम ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। तो देखो ये ट्रायंगल मैं साइड में ड्रॉ कर लेती हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये उसका डायगोनल। तो ये कितनी है 4, तो यहाँ पे मैंने लिखा 4। ये कितनी है बेस 4, ये भी 4। तो ये कितना रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ये कितना रहेगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब ये हमें मिलेगा अंडर रूट 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 32। और 32 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 4√2, ये हमें मिलेगा। 32 मतलब क्या, अंडर रूट 16 इंटू 2, 16 2 ज़ा 13, तो अंडर रूट 16 इंटू 2 मतलब 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4 और ये आएगा √2। मतलब यहाँ पे h की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, h इज इक्वल टू मिल रहा है 4√2। लेकिन ये पूरा h नहीं है, देखो यहाँ पे ये मैंने क्या लिया, पूरा डायगोनल लिया है, बट यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे, है ना, मतलब हमें हाफ ही डिस्टेंस लेना है इसका, h यहाँ पे पूरा नहीं है, h हाफ ही है। तो यहाँ पे हाफ ही डिस्टेंस हमें चाहिए ये h, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, मतलब h की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 2√2। समझ में आया, सबको क्लियर है, नहीं समझ में आया तो मुझे वैसे कमेंट करो। तो देखो यहाँ पे h की वैल्यू हमें मिल रही है 2√2, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो IC डाल दो, h डाल दो, m डाल दो, आपको I1 I2 मिल जाएगा, और I3 और I4 तो मिल ही गया है। फिर इन सब की वैल्यू डाल के हमें क्या निकालना है, I, और उस I में हमें n की वैल्यू क्या मिल रही है वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग डालते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर प्लस m इंटू 2√2 ब्रैकेट स्क्वायर, h की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है। सो दैट इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4√2 इज 2, दैट मीन्स 8m स्क्वायर, सॉरी 8m ओनली नॉट स्क्वायर, सो दैट इज 8m। तो ये हमें मिला I1 I2, और ये है I3 I4, डाल दो इसमें। सो I इज इक्वल टू I1, देखो I1 इज इक्वल टू I2 है, तो हम 2I1 ले सकते हैं डायरेक्टली, 2I1 प्लस, और I3 इज इक्वल टू I4 है, तो मैं 2I3 या फिर 2I4 ले सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया ना, I1 इज इक्वल टू I2 है, तो ये I1 मतलब 2I1 हो गया, I3 इज इक्वल टू I4 है, I3 मतलब 2I3। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू डाल दो, क्या है 2 इंटू 2/5 mr स्क्वायर प्लस 2 इंटू I3 क्या निकला, ये 2/5 mr स्क्वायर प्लस 8m। अब देखो यहाँ पे m हमें पता है, r हमें पता है, न्यूमेरिकल में दिया है, देखो देखो m क्या दिया है, m दिया है 0.5 kg, और डायमीटर दिया है √5 सेंटीमीटर। √5 सेंटीमीटर मतलब कितना, √5/2 रेडियस रहेगी उसकी, m 0.5 एंड डायमीटर √5। सो यहाँ पे m इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0.5 को हम लोग 1/2 भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन इजी होगा उससे, 1/2 kg, और डायमीटर कितना दिया है √5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हमें क्या मिलेगी √5/2 सेंटीमीटर। तो ये सभी वैल्यूज़ हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखो इसमें पुट करो, यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहेगा, 2 इंटू 2/5 इंटू m की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू r स्क्वायर क्या आएगा √5/2 ब्रैकेट स्क्वायर
देखो इसको सेपरेट से ही ऐसे सॉल्व करते हैं, बड़ा बोर्ड लगेगा। तो वैल्यू डालते हैं 2 इंटू 2/5 इंटू m है 1/2 और r है √5/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये 2 एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट में, वापस वही 2/5 इंटू m है 1/2 r है √5/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1/2। तो यहाँ पे देखो ये 2 कैंसिल होगा, √5 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये √5 भी कैंसिल होगा और 2 का स्क्वायर यहाँ पे हमें 4 मिलेगा, मतलब यहाँ पे 2/4 आएगा प्लस ये 2 एज इट इज़ सिमिलरली अंदर भी सेम होगा, 2 कैंसिल 5 √5 कैंसिल और 2 का स्क्वायर 4, मतलब यहाँ पे 1/4 हमें मिलेगा प्लस ये 2 4 ज़ा 8, मतलब यहाँ पे हमें 4 मिलेगा। तो दैट इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1/2 प्लस 2 इन ब्रैकेट 17/4, सो दैट इज इक्वल टू 17 2 ज़ा 34, मतलब 1/2। इसको 2/4 ही रहने दो, बेस सेम रहेगा तो इजी जाएगा। 2/4 प्लस 34/4, तो 34 प्लस 2 बेस सेम है तो ऊपर की एडिशन होगी, दैट इज़ 36/4, तो 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36, दैट इज इक्वल टू 9। देखो यहाँ पे किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि सभी वैल्यूज़ हमने सेंटीमीटर की डाली है, √5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मतलब हमें यहाँ पे आई क्या मिलेगा, IO इज इक्वल टू हमें मिलेगा 9 इंटू सेंटी की वैल्यू को कन्वर्ट करो, सेंटी क्या होता है 10⁻² होता है, उसका स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर आएगा, तो ये -2 इंटू 2 -4 बनेगा, सो 9 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखो IO हमें क्या मिला 9 इंटू 10⁻, और उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में n इंटू 10⁻⁴, और n की वैल्यू पूछिए, तो n की जगह पे हमें क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है, मतलब अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ये देखो ये 1 है 3 है 6 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा बच्चों, अगर नहीं समझ में आया है तो वैसे मुझे कमेंट करो। Theorem of parallel axis. In this module, you will learn about the theorem of parallel axis. Consider a sphere for which you want to determine the moment of inertia about an axis. Let the chosen axis of rotation be ZOZ'. Now, can you think of a method or a tool to determine the moment of inertia of the sphere about this axis? Well, the tool you can use is the theorem of parallel axis. Let us apply the parallel axis theorem to determine the moment of inertia of a sphere along the ZOZ' axis. To do this, consider a point mass mi at a distance xi from the axis of rotation ZOZ'. From the definition of moment of inertia, the moment of inertia of mi will be mi into xi square. Now, through the center of mass C, consider an axis PCP' parallel to ZOZ'. The distance between PCP' and ZOZ' is d, and the distance between the center of mass C and the mass mi is ri. As the distance xi of the mass mi is equal to d plus ri, the moment of inertia about ZOZ' mi into xi square can be given as mi into d plus ri whole square. Let us now understand the application of the parallel axis theorem to find the moment of inertia of any object. For this, consider a disk of mass m and radius r whose moment of inertia about the center of mass is half mr square. However, the moment of inertia of the disks along the selected axis can be represented as Iz equal to ICM plus md square.
Here, as d is equal to r and ICM is half mr square, the moment of inertia Iz is found to be 3 by 2 mr square. Thus, you can note that the theorem of parallel axis is applicable to three-dimensional as well as to two-dimensional objects along a specified axis if you know the moment of inertia of a body about a parallel axis through its center of mass and the distance of the parallel axis from the specified axis. In this module, you have learnt the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of the moment of inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass and the product of the mass of the body and the square of the distance between the two parallel axes. The theorem of the parallel axis is applicable to three-dimensional as well as two-dimensional objects at any chosen axis. देखो बच्चों, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, उसमें भी मैं न्यूमेरिकल्स लेने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नोट्स कॉपी कर लो। देखो ये है पेज नंबर 62, पेज नंबर 63, पेज नंबर 64, 65। बच्चों कमेंट करो अगर ठीक से हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता या फिर क्लियर नहीं दिखता है तो। ये JEE 2011 का क्वेश्चन 66 पेज नंबर पे, और ये उसका सॉल्यूशन। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।